नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि उड़ान ऐस अकेडमी द्वारा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्लेषण श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2012 से लेकर 19 तक के प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे और उन्हीं आधार पर संभावित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा विषय है इतिहास, जिसका हम भाग देखेंगे 6 और इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे मध्य भारत के इतिहास और उसका भाग 1। तो इस वीडियो में हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो देखिएगा क्या क्या रहेगा। पहला होगा मुस्लिम आक्रमण, फिर देखते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ये कई बार ये सीक्वेंस ही पूछा जा सकता है और ये भी हो सकता है कि समय कब कब इनका समय था ये, और इसके बाद हो सकता है कौन सबसे ज्यादा समय तक रहा, कौन सबसे कम समय तक रहा, ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर बात करेंगे कुछ प्रांतीय राजवंशों की जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, बात करें अगर मुस्लिम आक्रमण की, तो अब तक आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में यहां से प्रश्न नहीं आए हैं। तो देखिएगा, फिर भी संभावित प्रश्नों पर अगर हम बात करें तो पहला जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद कासिम होते हैं, ठीक, जो 712 ईस्वी में आक्रमण करते हैं, जिसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, फुतुल अल बरदान से और चचनामा से। तो दोनों याद रखिएगा। और इनका किससे संघर्ष होता है, तो दाहिर से संघर्ष होता है, क्योंकि इसके लिए जो कारण था वो था देवल की घटना। तो याद रखिएगा, जब यहाँ पर पढ़ें तो देवल की घटना जरूर पढ़ें। फिर उसके बाद अगर देखें तो अरब आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, तो देखिएगा भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ऊंटों का पालन प्रारंभ हो जाएगा, दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा, साथ ही साथ देखिएगा खजूर की खेती भी प्रारंभ हो जाएगी। और यहीं पर आप याद रखिएगा जजिया कर भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, पहले ही मुस्लिम आक्रमण से प्रारंभ हो जाता है। वही दूसरा अगर देखें तो दूसरा आक्रमण होता है तुर्क से। तो ये मुस्लिम आक्रमण है, कहां से हुआ, तुर्क से। और पहला जो तुर्क आक्रमणकारी है वो है महमूद गजनवी, जिन्होंने 1000 से लेकर 1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। यह कथन किसका है, यह भी महत्वपूर्ण है, हेनरी एलियट के अनुसार। तो हेनरी एलियट क्या थे, इतिहासकार थे। इन्होंने कहा कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण है भारत में कुल 17 बार हुआ। अब देखें, पहला जो आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में होता है, कहां, पेशावर में। तो देखिए पेशावर का युद्ध के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात है, तो याद रखिए पहला युद्ध इनका पेशावर का युद्ध। फिर 16वां जो अभियान होता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस समय गुजरात में सोलंकी शासकों का शासन था और यहाँ पर जो शासक थे वो थे भीम प्रथम। फिर जो 17वां आक्रमण होता है इनका 1027 में जाटों के विरुद्ध होता है। अब याद रखिए जाटों के विरुद्ध वो किसी को लूटने नहीं आए हैं, प्रतिशोध के लिए आए थे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूटते समय, लूट कर जब ये जा रहे थे तभी क्या होता है, जाटों द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है, इसीलिए इनसे बदला लेने के लिए इनका ये आक्रमण रहता है। देखिए विद्वान, इस समय के विद्वान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे नाम देखिएगा अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी, फरूखी, ठीक। जैसे फिरदौसी की रचना शाहनामा, अलबरूनी की रचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तहकीक हिंद, या इसे तारीख हिंद कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया है, उस समय के भारतीय इतिहास का अध्ययन किया है, वर्णन किया है, साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति भी बताई है। इसी बुक का हिंदी अनुवाद भी किया है रजनीकांत शर्मा ने। तो ये सब याद रखिएगा। फिर उसके बाद इस समय जो इनके साथ सूफी संत आए रहते हैं उनका नाम रहता है शेख इस्माइल, जो लाहौर में आके बस जाते हैं। तो ये सब क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगले जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए वो हुए मोहम्मद गौरी। अब देखिएगा ये भी कहां से थे, तुर्क से थे। तो इनके प्रमुख अभियानों की अगर हम बात करें तो 1175 में इनका पहला अभियान होता है मुल्तान में, और किनको पराजित करते हैं वहां पर, करमाथी जाति के लोगों को पराजित करते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है 1191 में क्या होता है, तराइन का पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। फिर उसके बाद देखते हैं तराइन का क्या होता है, दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जहां ये जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी। और फिर उसके बाद अलग दो कहानी बताई जाती है कि एक कहा जाता है कि कुछ समय के लिए पृथ्वीराज चौहान ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और ऐसा भी कहा जाता है चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज दासो के अनुसार कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेके जाया जाता है, वहां उनको यातनाएं दी जाती है, बाद में अंधा कर दिया जाएगा, फिर शब्द वेदी बाण द्वारा पृथ्वीराज चौहान इन्हें घायल करेंगे, ऐसे भी कहानी है। अब देखिएगा चौथा जो युद्ध होता है वो होता है चंदावर का युद्ध जयचंद के विरुद्ध, और इसी के साथ कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं मोहम्मद गौरी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, एक सिक्का जारी करते हैं जिसमें एक और क्या होता है, लक्ष्मी जी का चित्र अंकित होता है, और एक और सिक्का जारी करते हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी ओर क्या रहता है, उस सिक्के के मोहम्मद बिन साम लिखा होता है। अब याद रखना है इनके साथ जो सूफी संत थे
मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका भारत आगमन हुआ था। और इनके जो गुलाम थे, जो बाद में सेनापति रहते हैं, गुलाम सेनापति, वो कौन कौन है? तो ऐबक है, याल्दौज है, कुवाचा है, बख्तियार खिलजी है। जी हाँ, ये वही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। तो ये व्यक्ति को याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब ऐबक के द्वारा ही क्या होता है? दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। याल्दौज गजनी चले जाएंगे और कुवाचा सिंध में बस जाएंगे। तो ये सब याद रखेगा। और बख्तियार खिलजी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है जब ये बंगाल अभियान के दौरान रहेंगे। अब जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में वो है दिल्ली सल्तनत। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। बहुत सारे शासक हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारा परिवर्तन यहीं पर देखा जाता है। खासकर कब? खिलजी के काल में, क्योंकि खिलजी का काल क्या कहलाता है? क्रांति का काल कहलाता है। खासकर कौन से खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी का काल। बहुत सारे परिवर्तन उसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, ये सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर आपको डेट याद है, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, फिर 1414 से 1451, फिर 1451 से 1526। तो ये डेट अगर आपको याद है आराम से, तो आसानी से आप इसका सीक्वेंस बता सकते हैं। कौन सबसे ज्यादा समय तक था, कौन सबसे कम समय तक था, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, क्या और प्रश्न बन सकता है? इससे संबंधित जो प्रमुख शासक हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। आपको क्या किया जाएगा? 4 शासकों के नाम दे दिए जाएंगे अलग अलग वंशों से, और उसको क्रम से जमाने के लिए कहा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जो वंश है वो कब आया था, फिर उसके हिसाब से आप शासकों को भी जमा सकते हैं। अब देखिएगा, जो पहला वंश है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के अंदर 3 वंश और होते हैं। पहला होता है कुतुबी वंश, दूसरा होता है शमशी वंश, तीसरा होता है बलबनी वंश। तो देखिएगा, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आया होगा तो उसको हम देखते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। यह प्रश्न पूछा गया है एडीएच वर्ष 2017 में। लिखा है, बलबन के राज्यारोहण ने दिल्ली सल्तनत को एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति का शासक प्रदान किया। फिर उसने ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए दरबारी समारोह प्रारंभ किया। जैसे हमने देखा था, नौरोज नामक प्रथा इन्होंने प्रारंभ की थी, त्योहार था, पारसी त्योहार। फिर आगे देखते हैं, उसने दृढ़ता पूर्वक अमीरों के विद्रोह का दमन किया। जैसे कि आप जानते हैं, जो इल्तुतमिश द्वारा जो प्रारंभ किया गया था तुर्कान ए चहलगामी, उसको ये क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, अमीरों को परास्त करते हैं। तो ये सबके सब क्या है? सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या लिया गया था? ए लिया गया है। अब देखिएगा, इस टॉपिक से गुलाम वंश से केवल एक प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा में। अब देखिए, इससे संबंधित अगर प्रश्नों की अगर बात करें तो ऐबक से पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐबक ने बहुत सारे कार्य किए थे। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, कुतुब मीनार का निर्माण करा था, साथ ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी इन्होंने निर्माण किया था। तो बहुत सारा निर्माण कार्य से संबंधित है। इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। इनको पील बख्श कहा जाता था, लाजबक कहा जाता था, चंद्रमुखी कहा गया है, साथ ही कुरान खां की भी इनको उपाधि दी गई है। तो ये सारी खूबियां कहाँ थी? ऐबक में थी। फिर उसके बाद शमशी वंश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश, इन्होंने क्या किया था? इक्ता प्रथा लेकर आए थे, तुर्कार एक चहलगामी लेकर आए थे। ये किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, चंगेज खां के समकालीन थे। तो ये सब आपको याद रखना है। और इनका युद्ध होता है तराइन का तीसरा युद्ध, किनके साथ? तो याल्दौज के साथ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान के समय आपको याद रखना है, कब है इनका समय? तो 1236 से लेकर 1240। फिर बहराम शाह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय क्या हुआ था? प्रथम बार मंगोल आक्रमण हुआ था। फिर नासिरुद्दीन महमूद, जिसे संत शासक कहकर पुकारा जाता था, बलबन ने इन्हीं की हत्या कर दी और बलबनी वंश की स्थापना की, गुलाम वंश के अंतर्गत ही। बलबन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले शासक थे सल्तनत काल के जिन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया था, सिजदा पैबोस नामक प्रथाएं प्रारंभ की थी, वित्त विभाग और सैन्य विभाग इन्होंने अलग अलग किया था, साथ ही नौरोज नामक त्योहार भी इनके द्वारा मनाया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। अब और क्या देखना है इसमें? तो इस समय के जो स्थापत्य थे उस पर आपको ध्यान देना है, और साथ ही साहित्यकार, इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर स्थापत्य और इतिहासकार को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं। अब जैसे देखते हैं खिलजी वंश में, तो खिलजी वंश में अभी तक यहाँ से प्रश्न तो नहीं बना है, लेकिन यहाँ से देखिएगा जिस पर प्रश्न बन सकता है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर कहें तो इनकी उपाधियां क्या थी, नाम क्या था? जैसे आपको पता होगा, इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इनका नाम था गुरशाप या अली भी इनको कहा जाता था। अभियान, इन्हें उत्तर अभियान तो किया ही किया, साथ में दक्षिण अभियान करने वाले पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत के। इन्होंने आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। वो 4 अध्यादेश आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इनके समय मंगोल आक्रमण भी होता, तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए स्थायी सेना रखते हैं, घोड़े में दाग प्रथा, सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा लेकर आते हैं, चरी नामक नई कर व्यवस्था लेके आते हैं,
और पूरा बाजार का क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो ये पूरा का पूरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सैन्य सुधार, जैसे घोड़े को दाग देना, जैसे मैंने अभी बताया, बाजार सुधार कार्य, सैनिकों को नगद वेतन देना, यही प्रारंभ करते हैं। तो बहुत सारा कार्य यहाँ पर होता है, तो वो सबके सब आपको यहाँ पर देखना है। प्रमुख प्रमुख रूप से जितने पॉइंट यहाँ पर हैं उन सबको आपको ध्यान देना है। अब देखिएगा, तुगलक वंश से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2019 में। तो वो कहां से था? मोरक्को से था। तो देखिए, सिंपल सा प्रश्न है। अगर आप देखें, अब देखते हैं तुगलक वंश में और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ आप देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसे शासक थे जो मानते थे राजकीय आय में वृद्धि करने के लिए भू राजस्व में वृद्धि नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की आय में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे अपने आप क्या होगा, राजकोष बढ़ जाएगा, राजकीय आय में वृद्धि हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, नहरों की व्यवस्था प्रारंभ की। तो नहरों का निर्माण कराने वाले पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही इन्होंने सड़कों की मरम्मत कार्य भी प्रारंभ की थी। और अगर बात करें तो निजामुद्दीन औलिया के साथ क्या था, इनका अनबन था। तो याद रखिए, निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें क्या कहा था बंगाल अभियान से लौटते समय कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो जूना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर याद रखेगा, इनके समय इब्न बतूता आया था। तो इससे एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है। 1333 में इनका आगमन होता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम रहला था, जिसमें ये डाक व्यवस्था का उल्लेख करते हैं, दिल्ली सल्तनत में प्रचलित। और इनकी जो योजनाएं थी 5, जो ये असफल हो जाती हैं, जिसमें क्या, दिल्ली पर राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन, फिर द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, कुरासन अभियान, कराचल अभियान, ये सारी के सारी जो असफल योजनाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे शासक थे। इस कारण इनको सल्तनत काल का क्या कहा जाता है, अकबर भी कहा जाता है। तो इनके विभाग, इन्होंने बहुत सारे विभागों का निर्माण कराया था, बहुत सारे सड़कों नहरों का निर्माण कराया। इनके सिक्के भी थे, सस्कनी सिक्का चलाया इन्होंने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इस वंश के। इसके अलावा आपको देखना है साहित्यकारों के बारे में। तैमूर का आक्रमण जो 1398 में इस दौर में होता है, जहां खिज्र खां तैमूर की मदद करते हैं, और निर्माण कार्य। तो ये सब के सब इसमें प्रमुख रूप से देखने हैं इस वंश के अंतर्गत। अब बात करते हैं खिज्र खां की, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की। तो लिस्ट में हमारा अगला वंश है सैयद वंश। अब देखिएगा, सैयद वंश से भी अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है आयोग की किसी परीक्षाओं में। तो देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि ये अपने आप को हमेशा तैमूर का ही क्या मानते थे, उत्तराधिकारी मानते थे, या तैमूर का सेनापति ही मानते थे स्वयं को। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, तैमूर के उत्तराधिकारी थे शाहरुख, उनको नियमित क्या भेजते थे, टैक्स भेजते थे, अर्थात ये हमेशा उनके अधीन रहे। फिर इसी वंश में कौन आते हैं, मुबारक शाह आते हैं, जो क्या करते हैं, अपने नाम का खुतबा पढ़वाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर याद रखेगा, सैयद वंश में भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके नाम और उनकी रचनाएं लिखनी है। तो ये सब के सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो वंश है वो है लोधी वंश। अब लोधी वंश से देखिएगा, संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है सीजीपीएससी वर्ष 2018 में। लिखा हुआ है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इसे राजधानी घोषित कर दी थी। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बात करें अगर इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो किस शासक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है? तो देखिएगा, जैसे बहलोल लोधी, ये क्या करते थे, बहलोल जो शासक थे वो दरबारियों के बीच में बैठते थे, सिंहासन पर नहीं बैठते थे। सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। साथ ही इन्होंने बहलोल सिक्के भी चलाए। फिर बात करते हैं सिकंदर लोधी की। तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जो आयुर्वेद पर आधारित था, फहरांग सिकंदरी, और संगीत पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था लज्जत सिकंदरी। तो बहुत ही ज्यादा विद्वान शासक थे। फिर बात करते हैं इब्राहिम लोधी की। तो इब्राहिम लोधी खतौली के युद्ध में पराजित होते हैं और इनको हराते हैं राणा सांगा। तो ये नाम और ये युद्ध याद रखिएगा, 1517 में ये युद्ध होता है किनके मध्य? तो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य। फिर पानीपत का युद्ध जो 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य होने वाला है। तो इस समय भी देखिएगा निर्माण कार्य भी हुए थे, जैसे मियां मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के काल में हुआ है। तो ये याद रखना है। फिर साहित्यकार कौन थे इस काल में, निर्माण कार्य कौन हुआ है, ये पूरा का पूरा याद रखेगा। साथ ही सिकंदर लोधी के समय याद रखेगा, जब 1505 में कुतुब मीनार पर जब बिजली गिर जाती है तो उसकी मरम्मत करवाई थी सिकंदर लोधी ने। तो ये सब क्या कनेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये आपको पढ़ना है। अब देखिएगा, पूरे दिल्ली सल्तनत से जो अन्य प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया शासक विशेष ना होकर वो क्या थे, स्थापत्य या साहित्यकार से संबंधित प्रश्न थे। तो वो प्रश्न देखते हैं। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ये पूछा गया है माइनिंग इंस्पेक्टर में
MI के पेपर में वर्ष 2018 में। तो यहाँ पर देखिएगा जमात खाना मस्जिद बलबन, गंधक की बावली अलाउद्दीन खिलजी, बड़े खां की गुम्बद सिकंदर लोदी, खिड़की मस्जिद मोहम्मद तुगलक, बेगमपुरी मस्जिद, तो ये कहाँ है, खिजर खां सैयद ने। तो ये देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा बड़े खां के गुम्बद सिकंदर लोदी, तो ये सुमेलित नहीं था इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, तो वर्ष 2019 के CMO परीक्षा में पूछा गया है। लिखा है मध्यकाल में उलेमाओं ने दिल्ली के सुल्तानों की प्रतिष्ठाओं को क्या किया था, बढ़ाया। फिर बोला कि वे सुल्तानों को ईश्वर के समान मानते थे। तो कोई भी उलमा याद रखेगा सम्मान तो करते थे शासक की, लेकिन ईश्वर नहीं मानते थे। तो ये कथन गलत है, ये कथन सही है। फिर उसके बाद देखते हैं उन्होंने सुल्तान के दैवी अधिकार के सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। बिल्कुल ये भी सही है। तो देखिएगा अगर बात करें तो पहला और तीसरा क्या है इसमें सही। अगले प्रश्न को देखें तो यहाँ पर लिखा है निजाम उल मुल्क तुसी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिल्ली के तुर्की सुल्तानों के समय की गुलामी संस्था का विवरण देती है। तो यह प्रश्न पूछा गया है ADH वर्ष 2017 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सियासतनामा। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये उसका उत्तर है सियासतनामा। अब देखिएगा बात करें दिल्ली सल्तनत से ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है और महत्वपूर्ण चीज, तो दिल्ली सल्तनत में जो अधिकारी थे उनसे संबंधित विभाग और उनके कार्य क्या थे, ये एक नजर में देखना है। फिर स्थापत्य और उनके निर्माता, साहित्य और साहित्यकार, मुख्य रूप से इन्हीं टॉपिक्स पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रांतीय राजवंश से फिर चालू कराऊं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रांतीय राजवंश। प्रांतीय राजवंश में यहीं से देखिएगा आपको क्या संस्थापकों का नाम पूछता है, आपको उतना ही देखना है। तो यहाँ देखिएगा कश्मीर के शाह मीर राजवंश जो कश्मीर में स्थापित थे, इसके जो शासक थे, संस्थापक थे, उनका नाम शाह मिर्जा या इनको समश उद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, ये संस्थापक थे। और इसी वंश में आते हैं जैन उल आबदीन, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहकर पुकारा जाता है। फिर देखिएगा मालवा में भी एक खिलजी वंश आता है, और ये क्षेत्र कौन सा, तो मांडू, जो कहां पर है, आपके मालवा क्षेत्र में। यहाँ पर दिलावर खां गौरी क्या रहते हैं, इसके संस्थापक। फिर शर्की वंश जौनपुर के, तो जौनपुर में कौन है, तो मलिक सरवर। देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मलिक सरवर को लेकर। फिर बात करते हैं कर्नाटक में बहमनी साम्राज्य, तो गुलबर्गा इनकी राजधानी होती है, और हसन गंगू बहमनी क्या रहते हैं, इसके संस्थापक रहते हैं। फिर बात करते हैं विजयनगर की, तो हस्तिनावती या हम्पी जहां पर अवशेष मिलते हैं, और प्रमुख जो इसकी राजधानी रहती है वो विजयनगर, और संस्थापक याद रखेगा हरिहर और बुक्का संस्थापक रहेंगे। अब इसकी अगली श्रृंखला में हम दक्षिण भारत स्टार्ट करेंगे, जिसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य देखेंगे, साथ ही मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ भक्ति और सूफी आंदोलन के कुछ प्रश्न और संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।